लास्ट हम लोग क्या सेक्शन 30 और 31 को डिस्कस कर लिए थे। तो अभी हम लोग फिर से एक बार बुक में आ जाते हैं। आप लोग का स्टडी मटेरियल्स आप लोग को क्या बोल रहे हैं। सेक्शन 30 डील्स विद रेंट, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर्स, इंश्योरेंस फॉर बिल्डिंग। मतलब आपको इन नाम का अगेंस्ट में अगर आपने जो भी खर्चा किया है उन सबको आपको डिडक्शंस मिल जाएगा। एक्सपेंसेस अगर आपने किया है उसका एक्सपेंसेस अलाउड है, आप मतलब आपको उसका डिडक्शन मिलेगा, आप इनकम से उसको माइनस कर सकता है ये सब एक्सपेंसेस को। तो क्या क्या आ रहा है आपका, रेंट आ रहा है, रेट्स, टैक्सेस, रिपेयर्स, इंश्योरेंस फॉर प्रेमाइसेस यूज फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। उसको किस काम के लिए यूज करना पड़ेगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए यूज करना पड़ेगा। अगर आपका बिल्डिंग है और उसका पर्पज दूसरा काम के लिए यूज हो रहा है, फॉर पर्सनल पर्पजेज यूज हो रहा है या अलग कुछ काम के लिए यूज हो रहा है, तब आपको इन सब चीज़ों में आपको डिडक्शंस एक्सपेंसेस अलाउड नहीं होगा। यहाँ पे आपको ये सब 4 पॉइंट्स आपको क्या करना है, कंसिडर करना है। यूज ऑफ बिल्डिंग कैसा होना पड़ेगा आपको, बिजनेस एंड प्रोफेशन में होना पड़ेगा। हाउएवर इफ द बिल्डिंग इज नॉट एक्सक्लूसिवली यूज फॉर द पर्पज ऑफ business and profession, the deduction shall be restricted to the fair proportion of above expenditure which the assessing officer may determine। यहाँ पे क्या बोला है कि अगर आपको पता है कि ये मेरा हाउस बिल्डिंग है, इस हाउस बिल्डिंग का अगर हम हाफ पोर्शन हम क्या कर रहे हैं, सेल्फ ऑक्युपाइड है, और हाफ पोर्शन हम क्या कर रहा है, उसको बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज कर रहा है, तो उसका हाफ ऑफ जितना भी रेंट या रेट्स या टैक्सेस आपका ऊपर में इनकर हो रहा है उसका हाफ ही आपको अलाउड होगा। ये कौन डिसाइड करता है, असेसिंग ऑफिसर डिसाइड करता है। हर बार ऐसा कर सकता है क्या, हर एक इंडिविजुअल का असेसिंग ऑफिसर आके चेक करता है क्या, नहीं करता है। वो आपका ऊपर में बात है ये कि आप सेम बिल्डिंग को सेल्फ ऑक्युपाइड दिखाई दिया और सेम बिल्डिंग को ही आपने बिजनेस में यूज कर दिया, वो आपका डिस्क्रिप्शन में अलाउड है, आप जितना भी कर सकते हैं। लेकिन आपको करना कितना चाहिए, 50-50 करना चाहिए। नोशनल रेंट है, मतलब क्या है, आपने एक्चुअली उसका रेंट पेमेंट नहीं किया है, कैश में उसका पेमेंट नहीं हुआ है। रेंट पेड टू इट्स प्रोप्राइटर, आपने रेंट किसको पे कर दिया, प्रोप्राइटर ने खुद को ही रेंट पेमेंट करवा दिया। ये बिल्डिंग किसका है, इन भाई साहब का है। इन्होंने क्या किया कि ये तो मेरा पूरा पूरी बिल्डिंग है, हाफ पोर्शन इज सेल्फ ऑक्युपाइड है और हाफ पोर्शन हम क्या कर रहे हैं, बिजनेस में ले रहे हैं। उन्होंने बोला कि नहीं, मेरा वाइफ बोला है कि इस हाफ पोर्शन जब बिजनेस को ले रहा है वो पैसा फिर से मेरा घर में ही जाएगा। तो उन्होंने क्या कर दिया, रेंट पेड टू प्रोप्राइटर, खुद ही को पेमेंट करवा दिया। इज डीज अलाउड, खुद ही का घर में फिर से पेमेंट करना को डिज अलाउड हो गया। बट रेंट पेड टू फर्म, रेंट पेड बाय फर्म टू इट पार्टनर, ये क्यों अलाउड हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये जो बिजनेस है यहाँ पे फर्म अलग एंटिटी है, पेन अलग है इनका, और पार्टनर का पेन अलग है, तो पेन टू पेन वेरी कर रहा है, तब ये ट्रांजेक्शन आपका अलाउड रहेगा। अदरवाइज बाकी सबके लिए अलाउड नहीं है, क्योंकि ये सेम पेन से सेम पेन का पास में ही पैसा जा रहा है, तो ये रेंट अलाउड नहीं होगा। अगर आपका फर्म से पार्टनरशिप का पास जा रहा है, ये पेन अलग है, यहाँ पे पेन अलग है, ये ट्रांजैक्शन अलाउड होगा आपका। तो यहाँ पे क्या बोला है, रेंट पेड टू प्रोप्राइटर इज डिसअलाउड, बट रेंट पेड बाय फर्म टू इट्स पार्टनर फॉर यूजिंग हिज प्रेमाइसेस इज अलाउड एज एन एक्सपेंडिचर। ठीक है, फिर बाद में आ गया करंट वर्सेस कैपिटल रिपेयर। करंट रिपेयर मतलब क्या होता है, जो कि आपका ईयरली आपने रिकरिंग एक्सपेंसेस कर रहा है, रिपेयर्स कर रहा है, मॉडिफिकेशन कर रहा है, चेंजेस कर रहा है, वो हो गया आपका करंट रिपेयर इज एक्सपेंस, और वो भी अलाउड होगा, करंट ईयर में ही हो जाएगा। लेकिन जो भी कैपिटल रिपेयर होता है, कैपिटल रिपेयर मतलब क्या है, जैसे आप उसको सब्सटेंशियल रिपेयर कर दिया, वो सब्सटेंशियल रिपेयर करने का वजह से क्या हो गया, उसका लाइफ टाइम इंक्रीज हो गया। लाइफ टाइम इंक्रीज अगर हो जाता है तो उसको हम लोग कैपिटल में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में उसको इफेक्ट नहीं देता है। अगर उसको प्रॉफिट एंड लॉस में इफेक्ट नहीं दे रहा है तो मुझे इसका भी एक्सपेंसेस अलाउड नहीं होगा। ये करने से मेरा क्या हो जा रहा है, मेरा कैपिटल का, मेरा एसेट का वैल्यू क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है, तो वो बैलेंस शीट में चला जाएगा, एसेट का वैल्यू में ऐड हो जाएगा। एसेट का वैल्यू इंक्रीज कर लेगा, लेकिन उसको एक्सपेंसेस अलाउड नहीं मिलेगा।
क्योंकि उसका सेम चीज़ का आपको डबल इफेक्ट नहीं दे सकता है। वो अगर एसेट इंक्रीज हो गया तो एसेट में डालो, और उसको एक्सपेंसेस क्लेम करना तो एक्सपेंस में डालो। लेकिन एक्सपेंस में क्यों क्लेम कर नहीं पा रहा है? क्योंकि इसका लाइफ टाइम इंक्रीज कर रहा है, इसका इम्पैक्ट फ्रीक्वेंट सब्सिक्वेंट आपका ईयर्स में गिरेगा बोल के। करंट रिपेयर्स आर अलाउड एज डिडक्शंस, कैपिटल रिपेयर्स आर नॉट अलाउड एज डिडक्शन वेदर द एसएससी ऑक्युपाइज द बिल्डिंग एज टेनेंट और एज अ लैंडलॉर्ड। मतलब आप एज ए टेनेंट भी अगर आप कैपिटल रिपेयर्स कर रहा है, या एज ए लैंडलॉर्ड भी अगर आपने कैपिटल रिपेयर्स करके रखा हुआ है, दोनों ही टाइम आपको कोई भी डिडक्शंस नहीं मिलेगा, एक्सपेंसेस अलाउड नहीं होगा। कैपिटल रिपेयर इरेस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट इन्वॉल्व्ड मीन्स ए रिपेयर इनकर्ड टू प्रिजर्व एंड मेंटेन एन एग्जिस्टिंग एसेट। ठीक है, यहां पे क्या है, करंट रिपेयर का मतलब क्या हो गया? एनी रिपेयर्स इनकर्ड टू प्रिजर्व एंड मेंटेन एन एग्जिस्टिंग एसेट, ए रिपेयर विच डज नॉट रिजल्ट इन न्यू और फ्रेश एडवांटेज। जैसे आपको नया एडवांटेज क्या मिल रहा था कि आपका लाइफ ज़्यादा बढ़ जा रहा था, तो ये सब चीज़ अगर नहीं हो रहा है तो ये हो जाएगा करंट रिपेयर, और करंट रिपेयर होने से आपको डिडक्शन भी करंट ईयर में ही मिल जाएगा, जितना का क्या है। म्यूनिसिपल टैक्सेस, रेट्स एंड टैक्सेस क्या हो गया? आपने लैंड रेवेन्यू दिया है, जैसे आपने टाउन कमेटी को पेमेंट कर रहा था, खजाना पेमेंट कर रहा था, म्यूनिसिपल टैक्सेस पेमेंट कर रहा है, रोड टैक्स पेमेंट कर रहा है, तो ये सब चीज़ जितना भी टैक्सेस पेमेंट किया है वो भी आपको अलाउड हो जाएगा। लेकिन वो किस बेसिस में होगा? कैश बेसिस में। अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो उस बेसिस में आपको अलाउड नहीं होगा। तो आपको ये देखिए, ये सब चीज़ यहाँ पे क्या दी हुआ है? कैश बेसिस में अलाउड है। रेंट, रिपेयर्स कैश बेसिस का बात बोला है? नहीं बोला है। इसका मतलब क्या है? अगर यहाँ पे कुछ नहीं बोला है, ये ड्यू बेसिस में ही आपको अलाउड हो जाएगा। मतलब आपने नेसेसरी नहीं है कि आपने पेमेंट किया हो, आपका ऊपर में उसका लाइबिलिटी आ जाने से भी आपका इसका डिडक्शंस मिल जाएगा। लेकिन म्यूनिसिपल टैक्सेस यू हैव टू पे नेसेसरीली इन कैश। ठीक है, ये जो सेक्शन 43B है, सेक्शन 43B सब क्या कर रहा है? आपको रेस्ट्रिक्शन लगाता है कि सेक्शन 43 बोल रहा है कि आपको कहाँ कहाँ ऐसा पेमेंट करने से, कैश पेमेंट करने से या पेमेंट करने से ही आपको डिडक्शन मिलेगा। सेक्शन 43B बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये बोल रहा है कि आपको इन सब इंस्टेंसेस में आपको कैश पेमेंट करना नेसेसिटी है, इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इन इंस्टेंसेस में आपने क्या कर दिया, कैश पेमेंट नहीं किया है, तो डिडक्शंस नहीं मिलेगा। ठीक है, रिपेयर्स में क्या था आपको? 31 में रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर। प्लांट एंड मशीनरी आ गया, फर्नीचर आ गया, उन सब में आपको रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस में जितना भी खर्चा किया है वो सब अलाउड होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको पहले यूज कैसा करना पड़ेगा? पहला इंस्टेंस में आपको देखना है, पहला इंस्टेंस में आपको क्या चेक करना है? यूज चेक करना है। उसको कौन सा काम में यूज करना पड़ेगा? बिजनेस एंड प्रोफेशन। हाउएवर इफ द एसेट इज नॉट एक्सक्लूसिवली यूज्ड, सेम चीज, उसको अगर आप पार्टली पर्सनल और पार्टली बिजनेस में यूज कर रहा है, सेम चीज आपको उसको प्रोपोर्शनेट में डिवाइड कर देना है। करंट रिपेयर, सेम चीज, लाइफ आपका एक्सपेंडेंसी नहीं बढ़ना चाहिए। रेंट में भी क्या होना पड़ेगा? ओनली रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर इज कवर्ड अंडर दिस सेक्शन। रेंट पेड फॉर यूज ऑफ दिस एसेट इज अंडर सेक्शन 37। मतलब क्या बोला है यहाँ पे? आपको किस चीज का मिल रहा था? रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस का मिल रहा था, रेंट का नहीं मिल रहा था। सेक्शन 31 किसका लिए बोल रहा था? रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस का लिए बोल रहा था, रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस के लिए बोल रहा था। रेंट का बात नहीं बोला था। लेकिन पहला सेक्शन 30 में क्या था? रेंट भी था, रेट्स भी था, रिपेयर्स, इंश्योरेंस, टैक्सेस सब था। यहाँ पे क्या नहीं है? रेंट नहीं है, टैक्सेस तो ये हो रहा है, तो रेंट नहीं है यहाँ पे। तो रेंट अगर नहीं है तो रेंट में क्या डिडक्शन नहीं मिल सकता है? रेंट में डिडक्शन मिल सकता है। कब मिलेगा? सेक्शन 37 बोल रहा है। सेक्शन 31 बोल रहा है आपको किस चीज में मिलेगा? सेक्शन 31 बोल रहा है आपको रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस में आपको डिडक्शन मिलेगा। किस चीज का? प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर एंड फिक्सचर्स में आपको इंश्योरेंस और रिपेयर्स अगर आप कर रहा है आपको डिडक्शन मिलेगा। लेकिन आपने बोल दिया कि अरे रेंट तो पहले वाला में मिल रहा था बिल्डिंग का, इस वाला में अगर रेंट में हम ले रहा है फर्नीचर को, डिडक्शन मिलना चाहिए कि नहीं?
मिलना चाहिए, लेकिन वो कौन सा सेक्शन में लिखा हुआ है? वो लिखा हुआ है आपका सेक्शन 37। सेक्शन 37 ये वैसा टाइप का सेक्शन है, इसको हम लोग बोल रहे हैं रेसिडुअल सेक्शन। रेसिडुअल सेक्शन क्या बोल रहे हैं कि सेक्शन 28 से 36 तक जितना भी आपका एक्सपेंसेस का बारे में बताया रहा है, वो सब में अगर कोई भी एक्सपेंसेस नहीं आ रहा है, सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस, अगर वो कंडीशंस फुलफिल हुआ है तब उसको आप डिडक्शन में डाल दो। ठीक है, वो कंडीशंस कहाँ पे लिखा हुआ है? सेक्शन 37 में है। तो सेक्शन 37 में अगर आपने बिजनेस में यूज किया है, बिजनेस का पर्पज रहेगा, इसको बिजनेस का पर्पज में यूज किया है तो आपको रेंट भी अलाउड होगा, लेकिन कौन सा सेक्शन में होगा? सेक्शन 37 के अंडर में होगा। ठीक है, फिर आ गया उसका बाद सबसे इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन, ये होता है सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जैसे आप लोग को पता ही है कि वेर एंड टियर होने का बाद में आप लोग को क्या मिल रहा है? एक सम अमाउंट का आपका उसका वैल्यू डिडक्शन मिलता है। जो भी आपको वैल्यू डिडक्शन हो रहा है आपका एसेट का यूज होने का वजह से, जो भी डिडक्शंस आपको मिल रहा है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? डेप्रिसिएशन बोल रहे हैं। तो ये जो डिडक्शन है उसको आपको एवरी ईयर आपको एक सिस्टम में मिल जाता है। कभी कभी SLM होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड, और रिटन डाउन वैल्यू मेथड में रहता है। तो कंपनीज एक्ट बोल रहा है कि आपको इन दो मेथड का नाम पे बोल रहे हैं, लेकिन आपका और एक मेथड रहता है, वो आपको रहता है कंपनीज एक्ट में रहता है, वो आपको रहता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द एसेट का बेसिस में आपका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करता है। तो अभी हम लोग कंपनीज एक्ट नहीं देख रहा है तो ये नहीं देखना है, हम लोग को ये दो मेथड अभी पढ़ना है। तो पहले क्या आ जाता था, आपको डेप्रिसिएशन किस चीज में लग रहा है? इन दोनों चीज में लगना चाहिए, टेंजिबल एसेट में भी लगता है, इनटेंजिबल एसेट में लगता है। टेंजिबल एसेट मतलब जिसको आप टच एंड फील कर सकता है, इनटेंजिबल जिसको आप ये सब चीज नहीं कर पाता है। बिल्डिंग मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया आपका टेंजिबल, बाकी सब नो हाउ, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, कॉपीराइट, ये सब चीज क्या हो गया आपका? इनटेंजिबल एसेट। लेकिन यहाँ पे मेन बात क्या है? गुडविल का ऊपर में डेप्रिसिएशन नहीं लग रहा है। इनकम टैक्स बोलता है कि गुडविल में टैक्स नहीं लगना चाहिए, ये भी डिबेटेबल है, ये भी क्वेश्चनेबल है, कहीं कहीं पे अलाउड भी हो चुका था। लेकिन आप लोग का अगर अभी फाइनेंशियल अकाउंटेंसी देखेगा, फाइनेंशियल अकाउंटेंसी में आप लोग डिप्रिसिएशन में भी गुडविल ले रहा था, तो यहाँ पे गुडविल में डिप्रिसिएशन रहता है। हाँ, एप्रिसिएशन तो लगता ही है, एप्रिसिएशन ही आप लोग का गुडविल ही होता है, जो आपने प्रीमियम में पेमेंट किया है वो तो गुडविल ही हो जाता है। तो पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होता था? गुडविल में भी डिप्रिसिएशन लगता था। तो यहाँ पे इनकम टैक्स में गुडविल को एसेट ही कंसिडर नहीं किया है, तो अगर एसेट ही कंसिडर नहीं करेगा तो डेप्रिसिएशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो पहले आपको देखना है कि कंडीशंस क्या क्या है, कि कुछ कंडीशंस हम लोग को फुलफिल करना पड़ेगा तभी जाके हम लोग डेप्रिसिएशन क्लेम कर पाएंगे। तो पहला कंडीशन क्या है? एसेट का ओनर होना पड़ेगा आपको, एसेट मस्ट बी ओन्ड बाय द SSC। अगर आप ओनर नहीं है तो आप कोई भी डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या है? अगर आपने उस चीज को, पकड़ लीजिए ये गोडाउन है, ये गोडाउन आपने बिजनेस में क्या कर दिया? रेंट में ले लिया, तो आप इस गोडाउन का ओनर हो क्या? आप अगर इस एक्चुअल तो पूरा पूरी आप ओनर नहीं है, आपने इसको रेंट लिया है, तो इसमें हम लोग डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकेगा या नहीं सकेगा? नहीं सकना चाहिए। ठीक है, आपने बोला कि ये हम रेंट पे, तो हाँ रेंट पे तो आप क्लेम कर सकते हैं, लेकिन हम बोल रहे हैं कि इसको आपने कुछ बनाया है, ये शेड है, आपने उसको ठीक ठाक करवाया है, यहाँ पे कुछ एक एसेट बनवाया है, लेकिन वो प्रॉपर्टी आपका नहीं है, वो आपको छोड़ के जाना पड़ेगा, आप तो उसका ओनर नहीं बना है। आपने पकड़ लीजिए इस ऊपर में ये खाली बिल्डिंग था, इसको भी हम लोग थोड़ा चेंज कर रहे हैं, यहाँ पे खाली ऐसा था, आपने उसका ऊपर में ये चीज़ लगा दिया नया करके, ठीक है, और आपने इसको रेंट में ले लिया।
तो आपको तो प्रॉपर्टी मिला था ये आपको 4 बाउंड्री वॉल मिला था और साथ में ये लैंड मिला था। तो आपने इसको चीज़ स्ट्रक्चर ऊपर में शेड लगाया, शेड लगा के आपने इसको रेंट में ले लिया। तो अभी मेरा क्वेश्चन था कि आपने तो इसको स्ट्रक्चर तो बना दिया, स्ट्रक्चर को आप पकड़ लीजिए लीज में 15 साल के लिए ले लिया है, 15 साल में को ले लिया, यहाँ पे मशीनरी बिठा दिया, आपने इस बिल्डिंग को भी यूज़ किया है, तो ये बिल्डिंग का आप ओनर हुआ कि नहीं? ओनर आपने बोला क्या? हम ओनर नहीं है, डेप्रिसिएशन भी नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखते हैं हम लोग, पहले ओनर किस टाइप का हो सकता है आप लोग? 3 टाइप का अगर आप हो सकता है ओनर। जैसे आपने हायर में लिया है, जैसे आप लोग अभी क्या कर रहे हैं, फाइनेंस में ले रहे हैं हम लोग कि हीरो फाइनेंस से हम लोग बाइक उठा लिया, तो हायर परचेज से लिया है। को ओनर हस्बैंड एंड वाइफ ले सकता है। बेनिफिशियल ओनर कि आप रजिस्टर्ड ओनर नहीं है लेकिन आप बेनिफिट कर रहा है, आप तो बेनिफिट ले रहा है इस बिल्डिंग का। एसएससी नीड नॉट बी ए रजिस्टर्ड ओनर। आप रजिस्टर्ड ओनर है या नहीं है? आप नहीं है इस केस में। इवन ए बेनिफिशियल ओनर कैन क्लेम डेप्रिसिएशन, आप तो बेनिफिट ले रहा है इसका, तो ये इस कंडीशन का उसे बाय वर्च्यू ऑफ दिस कंडीशन यू कैन क्लेम डेप्रिसिएशन, ठीक है। आपको क्या करना चाहिए? ओनर होना पड़ेगा, पहला बात ओनर हो गया। तो ओनर तो मतलब क्या है, आप बोला कि मेरा तो उसमें पेपर में नाम रहना चाहिए, इस प्रॉपर्टी में खरीदा है, परचेज रजिस्टर होगा, परचेज इनवॉइस में मेरा नाम रहना चाहिए। परचेज इनवॉइस में दूसरा का नाम है लेकिन आप उसका बेनिफिट उठा रहा है, तो आप भी उसका डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है, ठीक है। फिर अगर आप को ओनरशिप में है, आप भी 50-50 का डेप्रिसिएशन ले सकता है। हस्बैंड एंड वाइफ है, सेम बिल्डिंग में, सेम बिल्डिंग उनका पूरी बिल्डिंग है, आप वो अपना आधा पोर्शन क्या कर रहा है, हस्बैंड यूज कर रहा है, आधा पोर्शन वाइफ अपना बिजनेस के लिए यूज कर रहा है, तो दोनों 50-50% का को ओनरशिप में डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते हैं। प्रॉपर्टी एक्वायर्ड ऑन हायर परचेजेस, हायर परचेज आपका हायर परचेज में जब भी एसेट होता है, एसेट आपका पास में फुल्ली आपका नाम पे कब आता है? ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, तभी जाके ये प्रॉपर्ली आपका नाम पे आता है। नहीं तो यहाँ पे क्या लिखा रहता है? हाइपोथिकेटेड टू स्टेट बैंक, हाइपोथिकेटेड टू बजाज फिनसर्व, ये सब लिखा रहता है। तो यहाँ पे क्या है? इन केस ऑफ हायर परचेज द बायर कैन क्लेम डेप्रिसिएशन। कौन है? बायर ने क्लेम कर दिया, जो अभी तक फुल्ली ओनर नहीं बना है, उन्होंने भी डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है, इवन दो ही डज नॉट गेट द लीगल टाइटल ऑफ द एसेट टिल ही पेज द लास्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है। फिर एक्टिव यूज वर्सेस पैसिव यूज, यूज का बेसिस में भी हम लोग क्या कर रहा है? डेप्रिसिएशन ले सकता है। ओनरशिप में अभी आपका खत्म हो गया, तो सेकंड कंडीशन क्या है? उसको आप यूज कैसे करना पड़ेगा? यूज कैसे करना पड़ेगा उसको? फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन। सेम चीज में भी सब में ही आपका क्या रहना पड़ेगा? बिजनेस एंड प्रोफेशन में रहना पड़ेगा। तो सेकंड कंडीशन आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन। पैसिव यूज वर्सेस एक्टिव यूज, उसका यूसेज कैसे हो रहा है आपका? एक्टिव, अगर एक्टिवली बिजनेस में हो रहा है तो उसको पूरी ही आप क्या कर लीजिए? बिजनेस में लगा लीजिए। पैसिवली अगर यूज हो रहा है, मतलब थोड़ा टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए यूज हो रहा है, तो उसको प्रोपोर्शनेट बेसिस में आपको डिवाइड करना रहेगा। यहाँ पे क्या बोला है? यूज इंक्लूड्स एक्टिव यूज एज वेल एज पैसिव यूज। एक्टिव यूज मीन्स एक्चुअल यूज ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, whereas passive is use क्या है? ready to use. It means if a property was not actually used for business and profession but was ready to use in the previous year, मतलब उसको यूज नहीं किया है लेकिन वो पड़ा हुआ था आपका पास। तो इन सच केसेस एसएससी कैन क्लेम डेप्रिसिएशन ऑन सच एसेट्स। मतलब क्या है? आप उसको यूज नहीं करने से भी आप उसका ऊपर में डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। अभी हम लोग आगे जगह जब बढ़ेंगे तब हम लोग को देखना पड़ेगा कि पुट टू यूज रहता है। यहां पे क्या बोला है कि ये सब चीज एक्चुअल यूज हो रहा है। एक्टिव यूज मतलब उसका यूज हो रहा है। पैसिव यूज मतलब क्या है? वो रेडी टू यूज है लेकिन यूज नहीं हुआ है, तब भी इन बोथ द केसेस यू कैन क्लेम डेप्रिसिएशन। तो उसका यूज हो या ना हो डेप्रिसिएशन
मिल जाएगा, लेकिन आपको कोई कोई केसेस है जहाँ पे आपको डिपेंड करता है कि पुट टू यूज़ होना पड़ेगा। अगर वो डेप्रिसिएशन वो आपका एसेट बिजनेस में यूज़ नहीं हुआ है तो डेप्रिसिएशन भी क्लेम नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे लेकिन क्या बोला है, रेडी होना पड़ेगा। रेडी टू यूज़ हो जाने से तब भी आप यूज़ कर सकता है। पार्टली यूज फॉर बिजनेस एंड प्रोफेशन, इफ एन एसेट इज पार्टली यूज फॉर, तो उसको क्या करना है, प्रोपोर्शनेट डेप्रिसिएशन दे देना है, इसमें भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पे क्या है आपको, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन ए प्रॉपर्टी बाय द लेसी। लेसी मतलब कौन है, आपका टेनेंट ने कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया है। टेनेंट मतलब क्या है, जैसे आप तो टेनेंट था इसमें, आप कौन था यहाँ पे, आपने रेंट पेमेंट कर रहा, तो आप कौन है यहाँ पे, इस प्रॉपर्टी का टेनेंट है। आप क्या कर रहे थे, इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया, यहाँ पे आप इसका शेड बना दिया, ज़्यादा ही खर्चा कर दिया। तो व्हेन एन एसएससी बीइंग एन लेसी ऑफ अ प्रॉपर्टी इनकर्स एनी कैपिटल एक्सपेंडिचर बाय वे ऑफ इम्प्रूवमेंट, आपने तो इम्प्रूवमेंट किया ऊपर में शेड बना के, सुपर कंस्ट्रक्शन किया है ऑन अ बिल्डिंग being used for his business or profession, he is entitled to depreciation on such expenditure। मतलब पूरा में नहीं मिला आपको, आपको किस में मिला, जो एक्सपेंडिचर क्या है वो आपका एसेट बन जाएगा और उसी के ऊपर आप डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है थ्रू आउट हिज लाइफ। तो फिर आपको क्या है, आपका पास में ट्रांसफर प्रॉपर्टी हो क्या है, प्रॉपर्टी क्या हो क्या है, ट्रांसफर हो क्या है। पोजेसर ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी can claim depreciation even though he is not the registered owner of the property। जैसे आपका क्वेश्चन था लास्ट कि मेरा पेरेंट्स में मेरा फादर एक्सपायर हो गया, अभी मेरा बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग को हम लेट आउट करके रख दिया, तो प्रॉपर्टी में अभी ये मेरा पास नहीं है। हम क्या पूछा था आपको कि आपका पास लीगल हेयर में डॉक्यूमेंट है, आप पोजीशन में है, तो आपको क्या मिलेगा, डेप्रिसिएशन का बेनिफिट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, फिर हाँ, कितना डिप्रिसिएशन करना है आपको, पकड़ लीजिए आपका तो जीएवी निकल ही रहा है, तो जीएवी का पकड़ लीजिए, जितना भी रेंट निकल रहा है आपका बिल्डिंग का, आप म्यूनिसिपल वैल्यू एक निकाल लीजिए, म्यूनिसिपल वैल्यू निकलेगा। आपका गांव पंचायत में भी अगर आपका म्यूनिसिपल एरिया गिरता है तो म्यूनिसिपल वैल्यू एक तो निकल ही जाएगा, ऑन पेपर कितना वैल्यू है उसी को लेके आप चलिए। बार रोड टैक्स का जितना भी परसेंटेज गिर रहा है म्यूनिसिपल वैल्यू का, म्यूनिसिपल टैक्स का एक परसेंटेज रहता है, उस परसेंटेज को बैक कैलकुलेट कर लीजिए। अगर पकड़ लीजिए आपको 1% गिर रहा है, 2% गिर रहा है, तो उसको बैक कैलकुलेट करना है, करने से आपको निकालना पड़ेगा। अब लेकिन हम लोग को तो यहाँ पे जितना भी टैक्स लेता है म्यूनिसिपल टैक्सेस, उसमें तो आप लोग को 1% ले रहा है, 2% ले रहा है, वो तो बोल के देता नहीं है, रेंडमली ले लेता है। तो आपको म्यूनिसिपल टैक्सेस में जाके आप लोग का जहाँ पे एक मैप निकलता है, उसका ट्रेस मैप में बोलते हैं उसको, तो ट्रेस मैप का साथ में आपको जो भी आप लोग का क्या बोलते हैं मंडोल रहता है, मंडोल को आपको पूछने से आप लोग का वैल्यू एक निकलता है, वो एक उसी एरिया का एक लैंड का रजिस्टर्ड वैल्यू बोल देता है उनको, कितना रहता है पर कट्ठा कितना चल रहा है वो बोल देगा। मतलब वो मिनिमम बेयर मिनिमम आपको रेट मिल जाएगा, उससे आपने जितना भी पकड़ लीजिए, साथ में आपको रहेगा कि बिल्डिंग में मैंने बाउंड्री वाल दिया है कि नहीं, उस बाउंड्री वाल को कैलकुलेट करिए आप, तो उसमें भी आप बिल्डिंग का ऐड कर सकता है, फिर उसका बाद ही आप डेप्रिसिएशन लीजिए। लेकिन उसको यूज़ करना पड़ेगा आपको बिल्डिंग एंड बिजनेस एंड प्रोफेशन, मतलब डेप्रिसिएशन भी नहीं मिलने वाला आपको। हाउस प्रॉपर्टी लेट आउट टू टेनेंट फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस। हाउस प्रॉपर्टी जो है उसको आपने क्या कर दिया, लेट आउट कर दिया, किसको, टेनेंट को किया है, फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस, बिजनेस सही चलने के लिए आपने लेट आउट करके रखा हुआ। इफ एन एसएससी लेट्स आउट अ प्रॉपर्टी टू हिज एम्प्लॉई, आपने किसको दे दिया, अपना एम्प्लॉय को दे दिया। एम्प्लॉय को किस लिए दिया, मेरा बिजनेस सही से चले, उसको हम लेट आउट करके रख दे रहा है, तो वो मेरा कारोबार को देखेगा, बिजनेस को, एवरी 24/7 मेरा बिजनेस में इन्वॉल्व रहेगा। वेयर सच लेटिंग आउट सपोर्ट स्मूथ फ्लो ऑफ हिज बिजनेस, देन रेंट रिसीव्ड फ्रॉम एन एम्प्लॉई चार्जेबल अंडर द हेड, उसको पीजीपीपी में डालना पड़ेगा आपको। आपने इस जो इनकम आपको मिला है, आपने इस प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, पार्ट ऑफ द लैंड, ये हाउस प्रॉपर्टी था, इसमें पूरा पूरी में आपने बिजनेस कर रहे हैं, अब छोटा सा रूम एक क्या कर दिया, अपना
एम्प्लॉई को दे दिया। किस लिए दिया? कि ये मेरा इधर पे रहेगा, लुकआउट करेगा। इससे जो पैसा आपको मिलेगा, आपको क्या हाउस प्रॉपर्टी से मिलना चाहिए था, आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में डिक्लेयर कर दिया, जो कि क्या होगा, गलत होगा। किस लिए गलत होगा? क्योंकि आपने इस चीज़ को, उसका मोटिव क्या था, इस चीज़ को ये रेंट आउट करने का मोटिव क्या था कि ये आपका बिजनेस को स्मूथ फंक्शनिंग में रहे। तो बिजनेस के लिए जो भी काम करेगा, वहाँ से अगर आपको जो भी पैसा मिल रहा है वो हो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो मतलब आपको एम्प्लॉय से जो भी पैसा मिलेगा रेंट आउट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी की वजह से, वो भी आपका पीजीबीपी में ही आएगा। एंड सच प्रॉपर्टी शैल बी एलिजिबल फॉर डेप्रिसिएशन अंडर सेक्शन 32। ठीक है। वेयर एन एसएससी मेक्स अवेलेबल हिज प्रॉपर्टी टू एनी गवर्नमेंट एजेंसी, नेशनलाइज बैंक, पुलिस स्टेशन, ये सब चीज़ को क्या करके रखा हुआ है, लेट आउट करके रखा हुआ है, जो कि आप लोग का डिब्रूगढ़ में चल रहा है। घर का इंसान लोग क्या बोल रहे हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज को लेट आउट करके रखा हुआ है। फॉर द पर्पज ऑफ रनिंग एंड द बिजनेस ऑफ एसएससी more efficiently, then such letting out shall be deemed to be incidental to business and depreciation shall be allowed to under section 32। क्या बोला है कि अगर आपका पास जो भी प्रॉपर्टी है, आप उसको क्या कर रहे हैं, लेट आउट कर रहा है गवर्नमेंट एजेंसीज को, बैंक को, क्वार्टर को, ये सब चीज़, रेलवे स्टाफ क्वार्टर्स है, इनकम टैक्स ऑफिस को प्रोवाइड करके रखा हुआ है। लेकिन उसको किस लिए दे रहे हैं, जाकि आप इससे क्या करें, आपका बिजनेस सही से चल सके। तो ये सब में भी आपको क्या मिलेगा, डेप्रिसिएशन मिल जाएगा आपको। ये आपका क्या हो जाएगा, पूरे बिजनेस ही हो गया, तो आपको डेप्रिसिएशन भी मिल जाएगा। ठीक है। तो आपने दो कंडीशन देखा था, पहला था कि आपको ओन्ड होना पड़ेगा, और सेकंड में आपको यूज रहना पड़ेगा, रेडी टू यूज होना पड़ेगा या एक्टिव यूज में रहना पड़ेगा। ये दो चीज़ अगर कर रहा है, आप इसका क्या कर सकता है, डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकता है। ठीक है। आपने पता कर लिया कि डेप्रिसिएशन क्लेम करना है, कब क्लेम करना है वो भी आपको पता चल गया। अभी हम लोग को करना है कि कंप्यूट करेगा तो कैसे करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपको बोला है कि ये अदर देन पावर यूनिट है। पावर यूनिट मतलब क्या है, आप अगर पावर जेनरेटिंग यूनिट हो गया, जैसे आप एपीडीसीएल हो गया, तो आप यहाँ पे क्या कर रहा है, पावर जनरेट कर रहा है, तब आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करना है। पावर जनरेटिंग अगर आप यूनिट है, एंटरप्राइज है, एंटिटी है, बिजनेस है, तब आपको एसएलएम मेथड ही फॉलो करना है, दूसरा कोई भी मेथड फॉलो नहीं करना है। और अगर आप अदर देन पावर यूनिट है, तो आपको क्या करना है, इनकम टैक्स पर्पज एसेट्स आर कैटेगराइज इनटू ब्लॉक ऑफ एसेट मेथड में आपको जाना पड़ेगा। ब्लॉक ऑफ एसेट का मतलब क्या है, इस मेथड में आना है। डेप्रिसिएशन का मेथड आपका ये दिया हुआ है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड में आपको जाना पड़ेगा। तो मेथड ऑफ कंप्यूटिंग डेप्रिसिएशन इज एज पर इनकम टैक्स एंटायरली। इनकम टैक्स आपको क्या बोल रहा है, WDB मेथड में जाने के लिए, डिफरेंट फ्रॉम अकाउंटेंसी मेथड। इनकम टैक्स क्या बोल रहा है आपको, WDB मेथड फॉलो करो। अदर देन पावर यूनिट आपको WDB मेथड में करना है। तो WDB मेथड कर लेगा, लेकिन आपको एसेट्स आपको कहाँ पे लगाना है, ब्लॉक ऑफ एसेट में लगाना है। कि आपको क्या बोला पहले, आपने क्या देखा कि डेप्रिसिएशन आपका डिपेंड करता है इन दो चीज में, यूज एंड ओनरशिप में। ठीक है। फिर आपको देखा है कि आपको मेथड चाहिए। मेथड आपको क्या बोल रहा है, एज पर इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स आपको क्या बोल रहा है कि आप WDB मेथड फॉलो करो। ये WDB मेथड कब तक फॉलो करो, एक्सेप्ट पावर जनरेटिंग कंपनीज, उसमें आपको क्या मेथड करना है, WDB। लेकिन WDB मेथड को जब करेगा, जब एसेट सबको आप WDB मेथड में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, सबको आपको एक ब्लॉक में डालना है। किस में डालना है, ब्लॉक में डालना है। ये ब्लॉक क्या है, ब्लॉक मीन्स अ ग्रुप ऑफ एसेट्स ऑफ सेम नेचर। क्या बोला है आपको, सेम नेचर में होना पड़ेगा, इन रेस्पेक्ट ऑफ विच सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज चार्ज। मतलब क्या है, आपको
एसेट जो भी रहेगा उसका नेचर क्या होना पड़ेगा, सेम होना पड़ेगा, और उसका रेट भी सेम होना पड़ेगा। आपको यहाँ पे देखना है कि ये जो एसेट हम ले रहा है 10% में मेरा फर्नीचर फिक्चर आ रहा है, और 10% का जितना भी एसेट्स आएगा वो प्लांट एंड मशीनरी हो, फर्नीचर हो, वो एक ही हेड में गिरेगा। तो एसेट्स एट 15% का भी अलग से ब्लॉक बनेगा, एसेट एट 30% का अलग ब्लॉक बनेगा, उसमें आपको ओनली 30% का एसेट को डालेगा, इसमें भी 30% का ब्लॉक को डालेगा। तो डिप्रिसिएशन आपका किस बेसिस में कैलकुलेट होगा, एज पर ब्लॉक बेसिस। अलग अलग सिंगल सिंगल एसेट को आप कैलकुलेट नहीं करना है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, टू fall in the same block, two conditions must be satisfied. Asset must be of same nature, और depreciation rate of depreciation भी आपको सेम होना चाहिए। आपको अभी चलिए मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चाहिए। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में आपको WDB ऑफ द ब्लॉक, मतलब एसेट का कॉस्ट आपको लेना पड़ेगा। आपको पकड़ लीजिए, आपको पता चल रहा है कि मेरा एसेट का कॉस्ट कितना है, 1 लाख है, तो मेरा WDB ब्लॉक कितना है, बिगिनिंग का वैल्यू है 1 लाख रुपया। फिर वहाँ पे आपको ऐड करना है एनी एसेट जब आपने एक्वायर किया, आपने मान लीजिए खरीदा कितना है, 20,000 का स्टॉक को आपने परचेज किया है। फिर आपको करना है माइनस। हम लोग क्या कर रहे थे, पहले एसेट को प्लस किया, उसको ऊपर में डिप्रिसिएशन लिया, फिर उसका बाद में माइनस कर रहा था। तो यहाँ पे अभी हम लोग को पहले प्लस WDB एसेट को इंक्लूड करना है, फिर आपने जितना भी एसेट को भी सेल किया है उसको निकालना है। प्रोसीड्स ऑफ एसेट्स सोल्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर सब्जेक्टेड टू ए मैक्सिमम ऑफ 1,20,000, क्योंकि अगर उससे ज़्यादा बिक्री कर रहा है, आपका वैल्यू ही 1,20,000 है, आप अगर उसको 1,70,000 में अगर बेच रहा है तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे डिप्रिसिएशन 1,20,000 का ही आपको सेल कर सकता है। वो जो बाकी जो रह गया है वो आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल गेन हो जाएगा, ठीक है। वो भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो 1,20,000 का ही वैल्यू था, तो आपने सेल किया गया 1,20,000, तो आपका जो भी रह जाता है वो हो गया आपका रिटर्न डाउन वैल्यू, और रिटर्न डाउन वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। जैसे यहाँ पे नील हो सकता है लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता। आप मान लीजिए यहाँ पे कितना कर दिया, 50,000 कर दिया, 1,20,000 से 750 चला गया, आपका पास रह गया 70,000। तो आपको डिप्रिसिएशन 10% रहेगा, 15% रहेगा, उसको अकॉर्डिंगली आपको कैलकुलेट करना है, और आपका ब्लॉक ऐसा रहेगा, ठीक है। यहाँ पे और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि डेप्रिसिएशन इज नॉट चार्ज। आपको कौन कौन सा केसेस में आपको चार्ज नहीं करना है। DE कौन सा था, ये आपका ABC था क्या, ABC था आपका WDV प्लस परचेजेस, ये हो गया आपका ABC। फिर उसका बाद में DE क्या हो गया, आपको सेल प्रोसीड्स, आपने सेल करने के बाद में जो भी पैसा आएगा वो DE में था। फिर उसका बाद में जो भी रह गया था वो हो गया आपका XYZ था, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आपको आना है कि DE मतलब क्या था आपका, सेल प्रोसीड्स एक्सीड्स ABC, सेल प्रोसीड्स एक्सीड्स ABC मतलब क्या था आपका, WDB प्लस परचेजेस। मतलब आपको कितना मिल रहा है यहाँ पे, 1,70,000 मिल रहा है इन प्लेसेस ऑफ 1,20,000। द एक्सेस शेल नॉट बी ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी हो सकता है, लेकिन वो क्या होगा, आपको आइडिया अभी आ गया कि वो क्या होगा, आपका कैपिटल गेन होगा। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कब होता है,
आपको उसको पीरियड ऑफ होल्डिंग देखना पड़ेगा कि आपने उस एसेट को होल्ड कितना टाइम किया है। कभी कभार वो 12 मंथ्स भी रह सकता है, 24 मंथ्स भी रह सकता है, और कभी कभार 36 मंथ भी आपको रह सकता है। तो उस पीरियड ऑफ होल्डिंग का ऊपर में डिपेंड करेगा कि आपको लॉन्ग टर्म हो रहा है या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो रहा है। आपका लेस देन 12 मंथ्स, अगर कोई भी एसेट अगर होता है तो उसको हम लोग अगर नॉर्मली इंस्टेंस में पकड़ते हैं, पकड़ लीजिए कोई भी एसेट हो गया जिसको पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 मंथ्स तक है, उसको अगर आप 24 मंथ से ज़्यादा अगर होल्ड कर रहे हैं तब जाके हम लोग लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, और उसको अगर 24 मंथ से कम होल्ड कर रहा है तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो सकता है। ठीक है, वो आपको एसेट के ऊपर में डिपेंड करता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये आपका क्या होना पड़ेगा, कैपिटल गेन होगा। फिर आपका क्या रह गया था, XYZ, मतलब क्या है, आपको WDB प्लस परचेज किया था, फिर माइनस सेल प्रोसीड्स था, फिर उसका बाद में जो भी रह गया था वो हो गया था आपका XYZ, जो कि WDB वैल्यू था। तो WDB जो वैल्यू था बिफोर डेप्रिसिएशन इज पॉजिटिव, ये तो आपका पॉजिटिव था। जैसे आपका 1,20,000 से आपने माइनस कितना किया था 50,000, आपका पास रह गया था 70,000 का WDB, लेकिन उसका ऊपर में अभी तक आपने डेप्रिसिएशन नहीं लगाया, ये तो पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है। बट द ब्लॉक डज नॉट हैव एनी एसेट। क्या कर दिया कि आपका पास ये वैल्यू पॉजिटिव रह गया है, लेकिन आपने 1,20,000 का वैल्यू था, एसेट है, 3-4 एसेट है आपका पास, 3 एसेट है, तीनों का वैल्यू कितना है 1,20,000 है। आपने तीनों को 50,000 में बिक्री कर दिया, मतलब आपने क्या कर दिया, लॉस में बिक्री किया है। 1,20,000 का सामान आपने 50,000 में बिक्री कर दिया। आपका पास अभी एसेट में ब्लॉक में वैल्यू कितना रह गया, 70,000 का वैल्यू रह गया, और ये जो 70,000 है ये अभी आपका क्या है, लॉस है, क्योंकि यहाँ पे एसेट तो है या नहीं है, 3 एसेट था, तीनों एसेट आपका चला गया है। अभी आपका पास ब्लॉक में एसेट है या नहीं है, नहीं, डेप्रिसिएशन का वैल्यू तो है, लेकिन एसेट एग्जिस्टेंस करता है आपका पास में, एसेट तो आपने बिक्री कर दिया। ये 1,20,000 का था, आप उसको 50,000 में तीनों को निकाल दिया है, आपका उसका खाली वैल्यू रह गया, ये वैल्यू क्या है, लॉस है। इन सच केसेस सच पॉजिटिव वैल्यू शैल बी ट्रीटेड एज शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। ठीक है, एसेट नहीं रहने से जो भी वैल्यू रह जाता है वो वैल्यू को हम लोग को क्या करना है, लॉस ले लेना है। ठीक है, हाँ ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आ गया। ये डिप्रिसिएशन आप लोग को पूरा ध्यान से देना है, क्योंकि डिप्रिसिएशन ही सबसे मैटर करता है। फिर क्या है आपका आता है, डिप्रिसिएशन आपको कब इफेक्ट देना है, डिप्रिसिएशन कब आपको पर ले देना है। आप बोला कि ठीक है डिप्रिसिएशन मुझे लेना कब चाहिए, कि जब हम ओनर है, जब हम उसका यूज करें, बा रेडी टू यूज होना चाहिए। ये भी कर दिए आपने, कैलकुलेशन कैसा करना चाहिए ये भी समझ लिया, लेकिन डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट कब करेगा, मेथड आपने समझ लिया। आपको अभी चाहिए कि मुझे कैलकुलेट कब करना चाहिए। आप बोले कि मार्च का में जब मेरा ईयर एंड होता है तब कैलकुलेट करना चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग देखेगा कि यहाँ पे उसका इफेक्ट ऑफ टाइम ऑन डिप्रिसिएशन, मतलब आप कब परचेस करता है और उसका डिप्रिसिएशन के ऊपर में इम्पैक्ट क्या होता है वो हम लोग देखेगा। कि मतलब डिप्रिसिएशन ठीक है आपको 31 मार्च में ही देना है, ये भी करेक्ट, ईयर एंड में ही आपको डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। लेकिन अगर आपका डेट ऑफ परचेज चेंज हो जाता है तब आपका डिप्रिसिएशन का भी रेट चेंज होता है। तो पहले आपको देखना है कि सिग्निफिकेंस ऑफ डेट ऑफ परचेज और उसका इफेक्ट डिप्रिसिएशन में क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या बोला कि एन एसेट इज एक्वायर्ड बाय एसएससी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है, आप परचेज किया मतलब क्या हो गया कि आपने कोई भी एसेट को खरीद के लाया होगा, यहाँ पे ये एसेट है, ये आपका कंपनी में ये एसेट घुसा होगा। ठीक है, तब जाके परचेज होता है। पुट टू यूज,
अभी पहले आप लोग ने देखा था कि एक्टिव यूज और पैसिव यूज था। एक्टिव यूज में क्या था, वो यूसेज में था। पैसिव में क्या था, रेडी टू यूज है, लेकिन उसको आपने यूजेस में नहीं डाला था। इज पुट टू यूज इन दी प्रीवियस ईयर, आपने खरीदा, खरीद के उसको काम में लगा दिया। इज पुट टू यूज इन दी सेम प्रीवियस ईयर फॉर लेस देन 180 डेज। 180 डेज से अगर उसको कम यूज किया है, इसका मतलब आपको समझना है कि आपने एसेट खरीदा है, खरीदने का साथ ही साथ आपने उसको उस प्रीवियस ईयर में 180 डेज से कम यूज किया है, तो उसका डेप्रिसिएशन 50% कम हो जाएगा। मतलब अगर आपको डेप्रिसिएशन लगना चाहिए था 10% और आप उस एसेट को 180 डेज से कम यूज किया है, तो आपको डेप्रिसिएशन लगेगा 10% का जगह में 5%। सेम चीज 40% का जगह में आपको लगेगा 20%, 20 का जगह में लगेगा आपको 10%। जितना भी रेट होगा उसका हाफ हो जाएगा। ठीक है। इज पुट टू यूज इन द सेम प्रीवियस ईयर फॉर लेस देन 180 days, the depreciation in respect of such asset is restricted to 50% of the normal depreciation. Except above, date of purchase has no relevance. अगर आपको डेट ऑफ पुट टू यूज अगर स्टार्ट हो गया है, पुट टू यूज अगर स्टार्ट हो गया है और वो 180 डेज से ज़्यादा है, तो आपको कोई मैटर नहीं करता। लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि उसका पुट टू यूज 180 डेज से ज़्यादा है या नहीं। अगर 180 डेज से एक दिन भी ज़्यादा है तो आपको फुल डेप्रिसिएशन मिलेगा। ठीक है। लेकिन यहाँ पे और एक पॉइंट याद करना है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंस ऑफ डेट ऑफ सेल फॉर कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। आप कभी भी सेल कर दो तो उसका कोई भी डेप्रिसिएशन के ऊपर में इंपैक्ट नहीं होगा। ये इंपैक्ट किस लिए है, ओनली फॉर द डेट ऑफ परचेज। ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, ये एसेट है, एसेट को आपने एक्वायर किया है ड्यूरिंग दी प्रीवियस ईयर और उसको पुट टू यूज किया है आपने 180 डेज से कम में, तो आपको 50% ऑफ नॉर्मल डेप्रिसिएशन लगेगा और अदरवाइज फुल्ली डेप्रिसिएशन लग जाएगा। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है आपको। फिर आपने उसको क्या कर दिया, एक्वायर किया है इन दी प्रीवियस ईयर, पुट टू यूज आपने कब कैसा किया है, हाँ ड्यूरिंग नहीं, पुट टू यूज भी सेम ही है आपका। पुट टू यूज भी क्या किया था आपने, फॉर ए पीरियड ऑफ लेस देन, एक्वायर्ड आपने यहां पे क्या कर दिया था, एक्वायर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यहां पे एक्वायर्ड अर्लियर प्रीवियस ईयर, उसका आगे वाला साल में आपने खरीदा था, लेकिन उसको यूज अभी तक नहीं किया था। तो अगर यूज नहीं किया तो डेप्रिसिएशन भी नहीं मिला है। तो आगे में आपको क्या लिखा था कि रेडी टू यूज होने से भी आपको डेप्रिसिएशन अलाउड था, लेकिन यहां पे क्या बोल रहे, नहीं मिलेगा। लेकिन ये कब नहीं मिलेगा, परचेज करने से ही मिलेगा। पहले वाला में क्या बोला था कि उसका यूज हो या रेडी टू यूज हो तब भी डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। लेकिन अगर आप परचेज करके लाए हैं फॉर न्यू एसेट, आपको पुट टू यूज करना जरूरी है। अगर न्यू एसेट रेडी टू यूज है, रेडी टू यूज है, लेकिन आपने पुट टू यूज नहीं किया है, तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। पुराना एसेट है, रेडी टू यूज है, डेप्रिसिएशन मिलेगा। पुराना एसेट में रेडी टू यूज है, डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, क्योंकि आपने डेप्रिसिएशन का एक ले चुका है, डेप्रिसिएशन का सिलसिला स्टार्ट कर दिया है, तो अभी तक लाइफ टाइम मिलता रहेगा। ठीक है। लेकिन इसका तो स्टार्ट हुआ ही नहीं था, इसका नया का तो आपको स्टार्ट ही नहीं हुआ था, तो इसका क्या होना पड़ेगा, पुट टू यूज होना पड़ेगा। पहले पुट टू यूज हो जाएगा तो नेक्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन मिलेगा। इसको आपने एक्वायर्ड प्रीवियस ईयर का आगे वाला साल में किया है, लेकिन उसको पुट टू यूज नहीं किया था,
जिस साल में आपने उसको यूज़ किया होगा उसी साल में उसका डिप्रिसिएशन मिलेगा। और अगर उसका उसी साल में यूज जो कर रहा है वो 180 डेज से कम होने से 50%, अदरवाइज फुल डिप्रिसिएशन। ठीक है, फिर आता है क्या आपका डिप्रिसिएशन का रेट। ये चीज आपको याद करके रखना पड़ेगा, ये आपको कभी भी क्वेश्चन में नहीं दे देगा, क्वेश्चन में कभी बोल के नहीं देगा। आपको बोल देगा कि आपको, आपका पास ये फर्नीचर है, आपका पास इंटेंजिबल एसेट है, आपका पास प्रिंटर है, आपका पास मोटर कार है, 4 व्हीलर व्हीकल है, 8 व्हीलर व्हीकल है, 16 व्हीलर व्हीकल है, 16 KL का व्हीकल है, ये सब दे देगा। लेकिन आपको कभी भी रेट नहीं दिया रहेगा, तो आपको खुद से ही क्या करना पड़ेगा, डिप्रिसिएशन का रेट डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो पहला बिल्डिंग क्या हो गया, रेसिडेंशियल बिल्डिंग अदर देन होटल एंड बोर्डिंग। हम लोग क्या बोल रहे थे कि हम लोग सोच रहे थे कि पर्सनल जो भी व्हीकल होता, पर्सनल जो भी एसेट होता है, उन सब एसेट में मुझे क्या नहीं मिलना चाहिए, डिप्रिसिएशन नहीं मिलना चाहिए, डिप्रिसिएशन नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उसमें हम लोग को तो पहले तो कहीं पे बोला ही नहीं कि डिप्रिसिएशन कब मिल रहा था, कि आपका पुट टू यूज होना पड़ेगा बिजनेस एंड प्रोफेशन में, और एक रहेगा कहाँ पे, उसका यूसेज में डिपेंड कर रहा था और ओनरशिप में डिपेंड कर रहा था। आप यहाँ पे यूज कर रहा है इसको कहाँ पे, रेसिडेंशियल बिल्डिंग में, बिजनेस एंड प्रोफेशन में यूज ही नहीं कर रहा है, तो डिप्रिसिएशन मिल रहा है। लेकिन ये कब का, कहाँ का बात कर रहा है, आपका पास ऐसा बिल्डिंग है जहाँ पे वो क्या है, बिजनेस एसेट अगर है, ये बिजनेस का एसेट में, बिजनेस बैलेंस शीट में आपने उसको बिजनेस एसेट बोल के उसको डिक्लेयर करके रखा है। रेसिडेंशियल बिल्डिंग ये है, लेकिन वो कैसा है, बिजनेस में आप क्या कर रहा है, फ्लैट लेट आउट कर रहा है, आप दूसरा को घर में रहने के लिए बिल्डिंग दे रहा है, तो वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग ही है, वो आप रिसाइड नहीं कर रहा है। कौन रिसाइड कर रहा है, टेनेंट रिसाइड कर रहा है। ठीक है, भाड़ा दे के रखा हुआ है। रेसिडेंशियल बिल्डिंग अदर देन होटल्स एंड बोर्डिंग, उस टाइप का बिल्डिंग्स को आपको कितना मिलेगा, 5% डिप्रिसिएशन देना है। तो यहां पे नोट्स में भी एक लिखा हुआ है कि बिल्डिंग्स इंक्लूड रोड्स, ब्रिजेस, कल्वर्ट्स, वेल्स एक्सक्लूडिंग ऑयल वेल्स एंड ट्यूब वेल्स, इन सब को भी आपको बिल्डिंग्स का अंडर में डाल देना है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका साइड का बाउंड्री वॉल सब कुछ कहाँ पे आएगा, रेसिडेंशियल बिल्डिंग में इंक्लूड हो जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर आ गया आपका नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग। कोई भी नॉन रेसिडेंशियल बिल्डिंग, गोडाउन, ऑफिस, फैक्ट्री इंक्लूडिंग होटल एंड बोर्डिंग, उसमें आपको डिप्रिसिएशन लगेगा 10%। जहाँ पे इंसान रह रहा है और इंसान का फैमिली रह रहा है वो क्या हो गया, 5%, अदरवाइज बाकी सब भी कमर्शियल जगह में आपको 10% गिरेगा। फिर आप क्या कर रहा है, बिल्डिंग बनाने के लिए आपका काम क्या है, आप बिल्डर है बहुत बड़ा, आपको बिल्डिंग बनाने का काम मिला है, तो आप क्या कर रहा है, बाहर पे ऐसा टेम्पररी स्ट्रक्चर बना रहा है जहां पे मेरा एम्प्लॉइज, मेरा मिस्त्री लोग क्या करे, बाहर पे रहे और रहने का बाद में वहां पे काम करे। तो ये जो भी टेम्पररी कंस्ट्रक्शन करके आप फैसिलिटेट कर रहे हैं अपने एम्प्लॉइज लोग को, उसमें भी आपको क्या मिलेगा, डिप्रिसिएशन मिलेगा। तो वो भी क्या हो जाएगा, 40% डिप्रिसिएशन आपको मिलेगा। ठीक है, फिर आता है आपका फर्नीचर। फर्नीचर में आपको एनी फर्नीचर इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, मतलब आपका ट्यूबवेल, एसी नहीं हो सकता है या एसी भी हो सकता है, ये आपका क्या हो सकता है, एनी फर्नीचर इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स, ये क्या आ जाएगा आपका 10% का डिप्रिसिएशन में आएगा। लेकिन उसका ब्लॉक का नाम क्या होगा, फर्नीचर, जैसे आपको मिल रहा था ना अभी, ये बिल्डिंग ही रहेगा, लेकिन बिल्डिंग एट 5% रहेगा, बिल्डिंग एट 10%, बिल्डिंग एट 40%, फर्नीचर एट 10%। प्लांट एंड मशीनरी क्या है, उसमें 20% कब लगेगा, जब ओशन गोइंग शिप्स, वेसल्स एंड स्पीड बोट्स में आपका 20% डिप्रिसिएशन लगेगा। नॉर्मली कितना लगता है आपका, 30% ही लग रहा है प्लांट एंड मशीनरी में। शिप्स, वेसल्स एंड स्पीड बोट्स में आपका 20%। मोटर कार इंक्लूडिंग लॉरीज एंड बसेस यूज फॉर हायरिंग पर्पसेस, यूज फॉर
खुद का पर्पस के लिए नहीं है, फॉर कमर्शियल पर्पस। तो कमर्शियल पर्पस बिजनेस के लिए लिया है। मोटर कार इंक्लूडिंग लॉरीज बसेस यूज फॉर हायरिंग पर्पसेस, वो हो गया आपको 30%। सेम चीज यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी आपका है, मोटर कार आपने लिया है यूज्ड अदर देन ए बिजनेस, अदर देन इन ए बिजनेस, यूज्ड अदर देन, यूज अदर मोटर कार अदर देन यूज इन ए बिजनेस, मतलब उसको बिजनेस में यूज नहीं किया है। कौन सा बिजनेस में यूज नहीं किया रहा है? रनिंग देम ऑन हायर, एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज ऑन 19 से 20, मतलब आपको इस पीरियड का बीच में अगर आपने उसको एक्वायर किया है और उसको इन सब बिजनेस में हायर में नहीं लगवाया है, तब आप उसको डिप्रिसिएशन किस में लगाना पड़ेगा? 30% में। अपने हायर वाला काम में नहीं लगाया, लेकिन रेंटिंग वाला काम में लगा दिया, तब भी 30% लगेगा। अभी फिर आते हैं आप लोग 45% में। 45% प्लांट एंड मशीन में कब लगेगा? मोटर बसेस। पहले वाला में क्या था? मोटर कार इंक्लूडिंग लॉरीज एंड बसेस। यहाँ पे मोटर बसेस, मोटर लॉरीज, मोटर टैक्सीज यूज इन अ बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर। पहले वाला में यूज फॉर हायरिंग परचेजेस, यहाँ पे आ गया हायरिंग परचेजेस में है, लेकिन उसको यूज कहाँ पे कर रहा है? 1920 से बीच में आपने उसको खरीदना होना पड़ेगा या उसको यूज में डालना पड़ेगा। 30% में लगेगा। नहीं, 20 का बाद में होने से ऊपर में, अगर इस पीरियड में आपने उसको एक्वायर कर किया है और उसको यूज किया है तो 45%। मतलब ये इसी साल के लिए 1920 के लिए ही बेनिफिट मिला था, एक पीरियड के लिए मिला था। नॉर्मल पीरियड में आपको 30% ही गिरता है, इसीलिए हम बोला कि नॉर्मली हम लोग को 30% ही गिर रहा है। यस, कोविड पीरियड नहीं होगा आपका। हाँ, अगस्त से था। अगस्त से तो आपका कोविड नहीं आया था, दिसंबर से आया था आपका। ठीक है, तो फिर आ गया आपका प्लांट एंड मशीनरी। दिसंबर का आपका कब से आया था? मार्च 2020, दिसंबर 20 था ना, दिसंबर 19 था? दिसंबर 19, कोविड 19 ही था। हाँ हाँ, तो प्लांट एंड मशीनरी क्या हो गया आपका? 40%। 45 देख लिया आपने। अभी 40% में क्या क्या आ रहा है आपको? कंप्यूटर्स इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आ रहा है। कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, यहाँ पे अभी प्रिंटर भी, प्रिंटर को आपको यहाँ पे इंक्लूड करना है, यहाँ पे इंक्लूड करना है, वो अलग बात है। प्रिंटर कभी कभी प्रिंटर को इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में चला जाता है, अलग से अगर ट्रीट कर रहा है उसको। अगर कंप्यूटर का पार्ट है तो उसको 40%, कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, वो हो गया आपका 40%। बुक्स ओन्ड बाय ए प्रोफेशनल, अगर आप बुक ऑन कर रहा है तो आपको नहीं मिलेगा, कोई भी एक प्रोफेशनल है, क्योंकि उनका क्या है, वो बुक्स खरीदना है, उनका काम है, उनका लिए वो एसेट है, तो उनको भी बुक्स में क्या मिलेगा? डेप्रिसिएशन मिलेगा, 40% में मिलेगा। एयर एंड वाटर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट 40%, ऑयल वेल्स 15%। ये आप लोग को देखना, ये तो आपको अच्छे से पता होगा। ठीक है, 15% ले रहा है कि नहीं। फिर आ गया आपका 15% इन जनरल इफ नथिंग इज मेंशन्ड इन रिगार्डिंग नेचर ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड इंक्लूडिंग मोटर कार नॉट यूज फॉर हायरिंग। मतलब आपका पास कोई भी मोटर कार है, उसको हायर में आपने नहीं लिया है, तो उसको कहाँ पे लेना पड़ेगा आपको? 15% में डिप्रिसिएशन। हायरिंग हुआ तो 30%, यहाँ पे भी हायरिंग हुआ तो 30%। हायरिंग है लेकिन इसको यूज आपका क्या है, 18 और 19 का बीच में डाला है, तो आपका 45%। कंप्यूटर होने से 40%, एयर एंड वाटर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट हो गया 40%, ऑयल वेल्स 15%, और बाकी ऐसा कोई प्लांट एंड मशीनरी जो पहले वाला कोई भी हेड में नहीं गया है, वो हो गया आपका 15% में आ जाएगा। इंटेंजिबल एसेट्स जैसे कि आपका पेटेंट, नो हाउ, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइजी राइट, ये सब आया था, वो हो गया आपका 25%। इसमें आपको गुडविल को इंक्लूड नहीं करना था। ठीक है, लेकिन एसेट को एक्वायर्ड कब करना पड़ेगा आपको? 31 मार्च 1998 का बाद में करना पड़ेगा, तभी जाके आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। प्लांट एंड मशीनरी में ये सब चीज को कभी भी
नहीं लेता है. प्लांट डज नॉट इंक्लूड टी बुशेस, लाइफ स्टॉक और बिल्डिंग्स और फर्नीचर एंड फिटिंग्स. प्लांट को बिल्डिंग का, क्योंकि बिल्डिंग का तो अलग से हेड है ही, फर्नीचर एंड फिटिंग्स का भी अलग से हेड है. तो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी में आपको कभी भी टी बुशेस और लाइफ स्टॉक को कभी भी आप क्या कर नहीं सकते, डेप्रिसिएशन क्लेम नहीं कर सकते. उन सबको आप स्टॉक हिसाब से आप उसको लेके रख सकते हैं कि ये मेरा स्टॉक है, उसको स्टॉक हिसाब है कि स्टॉक का ऊपर में तो डेप्रिसिएशन नहीं लग रहा है. ठीक है. चलिए अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी केस बी एक बार देख लीजिए. आपका पास क्या है, चलिए चलिए आप और कोई है क्या, नहीं तो हम निकाल लेते हैं, हम भी निकल ही जाते हैं. चलिए हो गया. अच्छा